स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम आपको क्लास 11 में सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाएंगे और हम आपको जो है शुरुआत से मतलब जो लेसन 1 है वहाँ से शुरू करेंगे और उसमें टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। मतलब कुछ इंट्रोडक्शन होगा और आज वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन के विषय में शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्लासिफिकेशन ही रहेगा, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी लेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं क्लास 11 लेसन 1 और जो टॉपिक है वो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन। तो कुछ इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 में आपने सब्जेक्ट जो चुना है वो बायोलॉजी सेलेक्ट किया है। तो बायोलॉजी के विषय में कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कुछ थोड़ा बहुत जानकारी शुरुआत नहीं होगी तब तक कैसे आप समझ पाएंगे कि बायोलॉजी काहे के लिए सेलेक्ट किए हैं। कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या उसका उत्तर देंगे। तो उसी वजह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, इंग्लिश में बायोलॉजी, हिंदी में जीव विज्ञान। तो क्या है जीव विज्ञान? इसमें हम लोग करते क्या हैं, क्या काहे की पढ़ाई करते हैं जीव विज्ञान? तो सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने कि जिनके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक, तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का जो पिता है वो फादर ऑफ जो बायोलॉजी है वो अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ध्यान सुना, जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान नाम है वो अरस्तु ने नहीं दिया। जीव विज्ञान जो नाम है वो लैमार्क और ट्रेविरैनस ने, जो लैमार्क और ट्रेविरैनस थे उन्होंने ही जीव विज्ञान का नाम दिया। ठीक, तो जीव विज्ञान का नाम किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरैनस ने। और फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक, अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया एनिमलिया जो पुस्तक है वो जंतु विज्ञान से ही संबंधित, जंतु विज्ञान से, ना जीव विज्ञान से, जंतु विज्ञान से संबंधित है। ठीक, तो जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं जो हम लोग अपने इंटर में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती है जो हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। एक होती है जूलॉजी, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक, दूसरा होती है बॉटनी, बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान, इसमें जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संसार के समस्त जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो जूलॉजी कहलाती है। ठीक, संसार के समस्त जंतुओं का जब अध्ययन करते हैं तो उसे जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान क्या है? वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संसार की समस्त वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो वो बॉटनी कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक, अब जो जूलॉजी है, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी जो दोनों ये शब्द हैं, हो सकता है बहुत विकल्प अगर मैं कभी पूछ दे कि जो जूलॉजी और बॉटनी जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक, इनकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक, तो अब सबसे पहले हम जंतु विज्ञान के विषय में कुछ जानेंगे।
तो जो जंतु विज्ञान होती है, जंतु विज्ञान जो जूलॉजी है, जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना। जूलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जून और लॉगस। जून और लॉगस। जून का अर्थ होता है एन एनिमल, जो जून है उसका अर्थ होता है एन एनिमल, और जो लॉगस होता है, लॉगस का अर्थ होता है डिस्कस। डिस्कस मतलब स्टडी। ठीक, तो जून का अर्थ एन एनिमल और लॉगस का अर्थ डिस्कस या स्टडी। ठीक, और जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो अरस्तु। सबसे पहले हम एक टॉपिक बता देते हैं, फिर उसके बाद वनस्पति विज्ञान शुरू करेंगे। तो जो फादर ऑफ जूलॉजी है वो अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न ये होता है कि आखिर इनको जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या किया इन्होंने कि इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलिया, तो जो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलिया, हिस्टोरिया एनिमलिया में इन्होंने 500 जंतुओं का, 500 जंतुओं का वर्गीकरण, जनन, स्वभाव, प्रगति, ठीक, इन सबके विषय में इन्होंने बताया। ठीक, कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया एनिमलिया में इन्होंने 500 जंतुओं के विषय में उनका जनन, पोषण और स्वभाव, प्रकृति, हर चीज का वर्णन किया, और वर्णन करने के कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं बॉटनी। जो बॉटनी है, बॉटनी भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। बॉटनी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ग्रीक भाषा में बॉस्किन, जिसका बॉस्किन मतलब होता है, और बॉस्किन का अर्थ होता है चरना। बॉस्किन का अर्थ होता है चरना। तो जो वनस्पति विज्ञान जो बॉटनी है, बॉटनी जो शब्द है वो बॉटनी का मतलब होता है हर्ब और प्लांट। हर्ब या प्लांट बॉटनी का मतलब होता है। और बॉटनी का जो पिता कहा जाता है, वो फादर ऑफ जो बॉटनी है वो थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। जो थियोफ्रस्टस है उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब इनको फादर ऑफ बॉटनी को कहा जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार से थियोफ्रस्टस को भी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थियोफ्रस्टस ने भी अपनी पुस्तक में 500 पौधों का स्वभाव, प्रकृति, जनन, ठीक, इन सब का वर्णन किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गई सामान्य जानकारी, नॉर्मल। अब अगला जो टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो क्या होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन? सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, तो देखिए, जब हमारे पास बहुत सी चीजें होती, बहुत सी, जैसे आपकी क्लास ही मान लेते हैं कि जैसे आपके स्कूल में बहुत से बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो अब उनको सबको एक साथ अगर बुलाना है, जैसे किसी भी पार्टिकुलर एक चीज पढ़ाया जाना है, तो उसके लिए हमको उनको विभिन्न वर्गों में बांटना पड़ेगा कि ये इस क्लास का टॉपिक है, ये इस क्लास का टॉपिक है, ये इस क्लास का टॉपिक है, क्योंकि एक ही टॉपिक को सभी क्लासों में नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उसी प्रकार से इसमें भी वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि इस संसार में लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की संख्या है। अब उनका अध्ययन एक साथ तो संभव नहीं, और ना ही सभी जीव जंतुओं का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमें सभी जंतुओं का अलग अलग अध्ययन करना पड़े
तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम सभी जंतुओं का अलग अलग अध्ययन करें। तो अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसीलिए वर्गीकरण किया गया है। सभी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण में होता क्या है कि हम एक जंतु को पढ़ लें और उससे रिलेटेड जितने भी जंतु आएंगे उन सबका ज्ञान हमें एक जंतु के अध्ययन के द्वारा होगा। ठीक, तो वर्गीकरण में जब हम एक चीज का अध्ययन कर लेंगे तो उससे रिलेटेड हमें हर चीज का अध्ययन हो जाएगा। तो इसीलिए वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या है? तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता, इसके कई स्टेप होते हैं कि क्लासिफिकेशन हमें क्यों करना चाहिए, क्लासिफिकेशन से हमें लाभ क्या है, वर्गीकरण से क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमें। तो सबसे पहले अध्ययन की सुविधा, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, अध्ययन की सुविधा। अभी बता चुके हैं आपको कि इस पृथ्वी पर अरबों खरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जीव जंतु हैं जिनका अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। तो उनका अध्ययन करने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के द्वारा हम सभी एक जैसी जीव जातियों को एक समूह में रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक जंतु का अध्ययन करने से उस टाइप के सभी जंतुओं का अध्ययन हो जाता है। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए वर्गीकरण आवश्यक होता है। ठीक, फिर अगला आता है जैव विकास प्रमाण। जैव विकास प्रमाण, देखिए वर्गीकरण इसलिए भी आवश्यक होता है कि इससे हमें यह पता चलता है कि जैव विकास कैसे हुआ है। अब जैव विकास क्या है आपके दिमाग में आएगा, तो जैव विकास का मतलब होता है जीवों का विकास कैसे हुआ। तो हम लोगों ने 9th 10th फर्स्ट ईयर 9th 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि जो है जीवों का विकास निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है, मतलब सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास हुआ है। तो यही कहलाता है जैव विकास। तो जैव वर्गीकरण के द्वारा हमें जैव विकास का पता चलता है कि निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास हुआ है। तो इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। फिर अगला आता है नए जीवों की खोज। तो जो नए जीव हैं, नए जीवों की खोज कैसे, क्योंकि देखिए जो जाति वृत्ति वर्गीकरण किया गया है, जो जाति वृत्ति वर्गीकरण किया गया है, तो जाति वृत्ति वर्गीकरण में कुछ जंतुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है या कुछ जंतु छूट गए। तो वर्गीकरण के द्वारा हमें उन जंतुओं की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए नए जंतुओं की भी खोज हो जाती है। ठीक, अब अगला टॉपिक आता है संग्रहालयों में जीवों का रखरखाव। जो संग्रहालय होते हैं, जैसे बॉटनिकल इंस्टीट्यूट होते हैं या जो जूलॉजिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है, पेड़ पौधों को रखा जाता है, तो उनको बोलते हैं संग्रहालय। जहाँ पर किसी जंतुओं का और पौधों, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का संग्रह किया जाए तो उसे कहते हैं संग्रहालय। ठीक, तो संग्रहालय में क्या होता है, संग्रहालय में जो जीव जंतु रखे जाते हैं, संग्रहालय में जो जीव जंतु रखे जाते हैं वो वर्गीकरण के क्रम के द्वारा ही रखे जाते हैं। क्योंकि पहले सरल जीव, फिर उसके बाद उससे जटिल, फिर उसके बाद उससे जटिल, फिर उसके बाद उससे जटिल। तो इस प्रकार से सरल जीवों से जटिल जीवों की ओर उनको रखा जाता है। तो संग्रहालयों का रखरखाव, इससे वर्गीकरण के द्वारा संग्रहालयों में जीवों का जो रखरखाव हो जाता है वो सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। फिर अनुकूलन कार्य, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर पहले निम्न कोटि के जंतु आए, फिर उसके बाद उच्च कोटि के आए। ठीक, तो जो निम्न कोटि के जंतु थे उन्होंने पृथ्वी पर अनुकूलन किया। अनुकूलन के द्वारा उनमें विभिन्नताएं आई, वो विभिन्नताएं उनकी वंशागत हो गई और वही विभिन्नताओं के वंशागत हो जाने के कारण नई जीव जातियों की उत्पत्ति हुई। फिर वो जीव जातियों ने भी अनुकूलन शुरू किया
और अनुकूलन शुरू करने के बाद उनमें विभिन्नताएं हुई। इसी प्रकार से उनमें विभिन्नताएं संचित होने के बाद फिर नई जीव जातियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से अनुकूलन और विभिन्नताओं का उनमें एकत्र होते रहना और नई जातियों की उत्पत्ति होते रहना, ये वर्गीकरण को दर्शाता है। क्योंकि अगर अनुकूलन ना होता उनमें तो विभिन्नताएं नहीं होती, और विभिन्नताएं नहीं आती तो उनमें वंशागत नहीं होती विभिन्नताएं, और नहीं नए जीवों की उत्पत्ति होती। इसलिए अगर हमें अनुकूलन का ज्ञान करना है तो वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। और कल हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको वर्गीकरण के विषय में, क्लासिफिकेशन के विषय में और बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।